ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दे दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिविल कोड को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह मुसलमानों को मंजूर नहीं है। पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भोपाल दौरे के दौरान देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए थे। रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे आखिर क्यों मुसलमानों को यह यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं। एनआरसी का मुद्दा, फिर नागरिकता कानून और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आर पार की लड़ाई दिख रही है। केंद्र सरकार संकेत दे रही है कि जल्द एक देश एक कानून की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने इसे सिरे से नकार दिया है। AIMPLB की तरफ से जारी किए गए बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है। AIMPLB ने सिविल कोड को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड, यूपी सरकार या केंद्र सरकार की ओर से UCC का राग अलापना, असामयिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। बयान में कहा गया है कि हर व्यक्ति जानता है कि इसका मकसद बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और नफरत के एजेंडे को बढ़ावा देना है। ये अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है और मुसलमानों के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बयान में कहा गया है कि AIMPLB इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है वो ऐसे कामों से परहेज करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बौखलाहट की वजह 4 दिन पहले भोपाल में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उन्होंने उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने का भी जिक्र किया। CEA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन देश को अब इसकी जरूरत है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। सिविल कोड पर चल रही बयानबाजी के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। फ्रांस समेत कई देशों में कॉमन सिविल कोड लागू है। हालांकि भारत में इसे लागू करने में लंबा घमासान देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा वो भी आपने सुना। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में शमशे आजाद, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मोहम्मद मतीन हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं। मतीन साहब, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और चर्चा आप ही के साथ शुरू करते हैं। सर, ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जब दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है, तब आपको क्यों लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आप लोगों के अधिकारों का हनन होगा? जरा समझाइए सर। हाँ, ये बेसिकली अल्पसंख्यकों के तो खिलाफ है ही। उसके अलावा देश में बेसिकली इस भारत के अंदर 150 से ज्यादा पर्सनल लॉ हैं, हर लोग के अलग अलग। आपके दिल्ली से
हरियाणा मिला हुआ है, राजस्थान मिला हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में जो जो कस्टम्स हैं वो आप नहीं समझ सकते कि क्या है। आप आसाम में चले जाएंगे, वहां पर वहां का जो कस्टम्स है वो अलग है। तमिलनाडु के जो कस्टम्स हैं, जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग हैं। सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। इस देश में हर 100-200 किलोमीटर की दूरी पर रंग, नस्ल, नहीं सर, जात, आप ये बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि असंवैधानिक है, हमारे अधिकारों का हनन है। जरा समझाइए कैसे असंवैधानिक है, कैसे अधिकारों का हनन है? क्योंकि जब एक ऐसा ही केस पहुंचा था हाई कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक केस था, तब उन्होंने भी कहा था कि सरकार आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रही है। तो अगर लग जाएगा तो खास तौर पर आपके ही अधिकारों का हनन कैसे होगा, वो जरा समझाइए दर्शकों को। हाँ, देखिए, हमने कहा कि जैसे राजस्थान, दिल्ली के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सगी भांजी से शादी करना एक उनका अपना पर्सनल लॉ है। अपना, उनके यहाँ बड़ी महत्वता है इसकी कि वो सगी भांजी से शादी करते हैं। इसी तरह राजस्थान के कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ पर लोग उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो पर्सनल हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आप इन सबकी लोगों की जो संविधान में दिए हुए अधिकार हैं, उन अधिकारों का यह है कि भाई ईसाई इस देश में उसका अलग पर्सनल लॉज है, जैनियों का अलग है, बौद्धिस्ट का अलग है, मुसलमानों का अलग है, और लिंगायत का अलग है। इस तरह से बहुत से मतलब आपके यहाँ पर भी डाइवर्सिटी, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर भी एक डाइवर्सिटी है। हमारे साथ में शमशेर आजाद बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आजाद साहब, आपने सुना होगा मोहम्मद मतीन को, उनका ये कहना है कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो ये बात समझिए ना आप कि यहाँ का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ और डिसाइड करता है, वहां का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ और डिसाइड करता है। आप इस डाइवर्सिटी को एक ही थाली में कैसे समेटेंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे? ये बड़ा मुश्किल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि जमीन से जुटे हुए मुद्दों को आप उठाती है लगातार। और इस वक्त कॉमन सिविल कोड पर एक बहुत लंबी बहस चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर किसी मंसूबे को पूरा करना चाहती है, अगर किसी भी तरीके से कानून लाना चाहती है, तो छोटी मोटी अड़चनों का हमारी पार्टी पर या हमारे कानून पर कोई असर नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, बहुत सा विवाद विपक्ष के पार्टियों ने उठाया, बहुत सा विपक्ष और जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज है उन लोगों ने बहुत सी आवाजें उठाई, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। जिसमें जनता का फायदा है, जिसमें राष्ट्र का फायदा है, हम वो फैसला लेने में कतई डगमगाते नहीं। मुझे और दर्शकों को और मतीन साहब को विश्वास दिलाइए, कैसे करेंगे सर? जब इंडिया खुद उत्तर प्रदेश इतना डाइवर्सिफाइड है, आप एक ही थाली में कैसे लेकर आएंगे जब अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं सबकी? और सिर्फ मुस्लिम नहीं, आप हिंदू भी, मेरी बात सुनिए, हिंदू भी एक, आप घाट घाट पे पानी बदलता है, हिंदू में भी इतने रीति रिवाज है, आप एक ही जगह कैसे लेकर आकर खड़े करेंगे उसको? सभी धर्मों को, सभी जाति को, सभी बिरादरी को हम साथ लेके चलेंगे। हमारी लगातार उनके नेताओं से, उनके संगठन के अधिकारियों से, संगठन के मुखिया से लगातार बातचीत चली। हमने अभी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया, बहुत समय से इस पर काम चल रहा है। और आप देखेंगे जब सबकी राय, सबका मशवरा, सबका समर्थन और सबका समन्वय एक साथ होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसको लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके बाकायदा इसका कानून लाएगी। हम कोई वारवली या ऐसे मुंह देखी बात नहीं करते कि हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरह से कोई भी एक बयान देते थे। हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हम मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बीच में बैठकर बात करते हैं, जनता के जो जनप्रतिनिधि उनसे बात करते हैं, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को लेकर बात करते हैं और काफी हद तक इस पे काम हो चुका है, बहुत गंभीरता के साथ काम हो चुका है। आपको समझा दीजिए सर कैसे काम हो गया है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। मतीन साहब जैसे लोग कभी सरकार की किसी भी अच्छे काम पर इन्होंने कभी तारीफ ही नहीं की है। हमेशा ये एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी की तरह विपक्ष में बैठने का काम करते हैं। कभी इन्होंने किसी भी तरीके, चाहे भी लाउड स्पीकर का मामला रहा हो, आपने देखा होगा कि जैसे इस पर कानून आने के बाद जैसे प्रशासन सख्त हुआ तो कम से कम 20 जगह ऐसी है, 20,000 जगह ऐसी धार्मिक स्थल है जिन्होंने खुद ब खुद आवाज कम की। और आज उनका कहना है कि हमारे आसपास का वातावरण काफी शुद्ध हो गया है। और हम भी सुन लिया आपने, वो ये कह रहे हैं कि आप खुद विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे काम करती है वो काम कर रहे हैं, आप जानबूझकर ये सब चीजें कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिए आजाद साहब। इन्होंने ट्रिपल तलाक पर भी इन्होंने विरोध किया था, ट्रिपल तलाक पर इन्होंने काफी बहस की थी, लेकिन आज खुद अंदर से बता कि क्या ट्रिपल तलाक का कानून जो आया था वो इनके माँ बहनों के लिए हक में अच्छा नहीं था?
आप ये बच्चे बैठे हुए, आप इनसे सवाल कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देश का प्रतिष्ठित चैनल है, ये बता दे भाई ट्रिपल तलाक का मामला जब उठा था सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने किया था, लेकिन आज ये खुद अंदर से खुद है, इनकी आत्मा संतुष्ट है। मतीन साहब जवाब दीजिए, 3 तलाक को भी आप लोग घेर लिए गए थे कि 3 तलाक का भी विरोध आप लोग कर रहे थे, वो महिलाओं के खिलाफ था, तो सरकार ने पहल की। महिलाओं के खिलाफ था, कल भी था, आज भी था और रहेगा हमेशा। अब आप बात समझ लीजिए, पूरे भारत के अंदर जितने भी प्रदर्शन हुए, जेपी आंदोलन हुआ है या और भी आंदोलन हुए हैं, उस तरह से पूरे भारत के अंदर इतना बड़ा मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट कभी किया हो तो बताइए कि 3 तलाक बिल के खिलाफ किया है। ये हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं इनको नहीं मालूम। बहुत बड़ा महिलाओं का संगठन जो है हमारे समर्थन में भी रहा है। सोशल मीडिया से दूरी बना रखी है, आप नहीं देखते क्या जब महिलाएं समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर कहती है कि ट्रिपल तलाक हमारे लिए फायदेमंद है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप जो है वो जंगल राज चलाना चाहते हैं। आप लोगों की भावनाओं को में दिए हुए अधिकार हैं, उस अधिकारों को जो है आप हनन करना चाहते हैं। एक भारत के 1 अरब 45 करोड़ लोगों की भावनाओं का हनन करके आप गृह मंत्री भारत सरकार ने खाली कह दिया कि साहब कॉमन सिविल लाएंगे। अब आप बताइए 150 पर्सनल लॉज है भारत के अंदर, हर लोगों के अलग कस्टम्स हैं, अलग रीति है, अलग रिवाज है। पर्सनल लॉ, एक मिनट मतीन साहब, पर्सनल लॉ से हमारा हिंदुस्तान नहीं चलता, हमारा हिंदुस्तान संविधान से चलता है। हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है। पर्सनल लॉ क्या चीज? पर्सनल लॉ का कोई मायने नहीं है, पर्सनल लॉ को कोई अधिकार नहीं दिया गया कानून में। आप हुकूमत करना चाहते हैं कि जो हिटलर ने कह दिया वही सही। आप अपने घर में कानून चला सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप सड़कों पर आएंगे, तो जो संविधान कहता है वो आपको करना पड़ेगा। घर में आप छत पे बैठ के खाना खा लें, जमीन पे बैठ के खाना खा लें, लेकिन आप सड़क पर उतर के खाना नहीं खा सकते बैठ के। नहीं आजाद साहब, आप बात नहीं समझा पा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, मतीन साहब से भी सवाल का जवाब लूंगी, ये जानना चाहते हैं कि हिंदुओं में भी इतनी डाइवर्सिफिकेशन है। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात कर रहे हैं, तब भी आप कैसे समाहित करेंगे? वो रोड मैप रखिए ना। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो केंद्र ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी तक ने ये कहा है कि अभी बड़ा मुश्किल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बातचीत करके आप पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर चेंजेस जरूर कर सकते हैं। आप एक रोड मैप भी तो रखिए ना जनता के सामने, ताकि वो विश्वास भी करें। अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने यही कहा ना कि हम लगातार संपर्क में हैं, सबकी राय मशवरा लिया जा रहा है, सबका विचार लिया जा रहा है, एक समन्वय समिति बनाई जाएगी, उसके बाद हम इसको कानून पास करेंगे। अभी तो बात चल रही है ना, अभी हमने कोई प्रारूप तैयार नहीं किया, कोई खाका हम लेके चले नहीं आए रोड पर। अभी बात चल रही है, बात चले कि अभी कितना महीना लग जाएगा, कितना साल लग जाएगा, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, और लोकसभा राज्यसभा के जो वहां पर बैठे हुए आपके जनप्रतिनिधि उनके ऊपर करता है कि वो किस तरीके से इसको पास करते। जब कानून पास होकर आ जाएगा, लौट रहे आपके पास में, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, तो इसलिए हमारे साथ में आनंद प्रकाश तिवारी हाईकोर्ट के वकील हैं, वो भी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तिवारी जी, बड़ा समझाइए जरा, क्योंकि ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग है, लेकिन कैसे लागू होगा? जब संविधान बना उस दौरान भी ये कहा गया था, क्योंकि भारत में इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिसके खुद के अपने कानून है। क्या आप एक थाली में ला सकते हैं सभी को? अगर बात शादियों की कर लेते हैं, हर किसी के अपने रीति रिवाज है, वो अपने रीति रिवाज से शादी करेगा। आप कैसे तय कर पाएंगे कि सब एक ही दायरे में आकर शादी करेंगे या एक ही दायरे में आकर रीति रिवाज फॉलो करेंगे? और धर्मों के अंदर भी अपने अलग डाइवर्सिफिकेशन है, हिंदू में भी कई लोग अपने अलग अलग तरीके अपनाते हैं, मुस्लिम में देखिए मतीन साहब कह ही रहे हैं। कैसे होगा सर ये संविधान के दायरे में रहकर? मैडम, सबसे पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं देखिए, ऐसा है कि ये विभिन्नताएं तो भारत में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन विभिन्नताओं में हमको समावेश करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम समान नागरिक संहिता की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक अब समय वो आ गया है जबकि हमको इस तरीके के किसी कानून की आवश्यकता है। देखिए, कोर्ट में आप बहुत सारे वाद लंबित हैं, हाँ। जो इस बेवजह के अलग अलग तरीके की कैटेगरी की वजह से ही वो लंबित है। मान लीजिए जैसे हिंदू का पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये इतने सारे विविधताओं की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों का जो समावेश है वो कहीं एक जगह किया जाए और उसके साथ ये चल करके हम एक नए कानून की तरफ आगे बढ़ें। अब ये आवश्यकता है देश को। तिवारी जी, ये समझाइए कैसे होगा? आप ये कह रहे हैं कि समाहित करने की जरूरत है, चलिए मान लिया,
लेकिन आप बताइए, जरा समझाइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में या मुस्लिम अलग तरीके से शादी करता है या अपने अलग तरीके से उसके रीति रिवाज हैं, हिंदू में भी कई अलग अलग रीति रिवाज हैं अलग अलग जातियों में, आप कैसे एक साथ सभी को लेकर आएंगे, ये जरा समझाइए। क्या ये मुश्किल नहीं होगा? और अगर मुश्किल नहीं है तो सरकारें फिर इस पर काम करें, कैसे कर पाएंगी सर? मैडम देखिए, मुश्किल तो है, ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो इस मुश्किल को हम दूर कर सकते हैं, एक कॉमन बना करके, एक जन भावनाओं को जोड़ करके, लोगों के विचारों को ले करके। अभी तो ये खाली सरकारों ने प्रस्ताव किया है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारों ने अभी इसका प्रस्ताव किया है कि हम अपने यहाँ लागू करेंगे, लेकिन ये लागू करने के पहले और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। विधानसभा, विधान परिषद में ये बिल पेश किए जाते हैं, जनता के सामने रखा जाता है, उनकी राय मांगी जाती है, विशेषज्ञों की राय मांगी जाती है। उसके बाद इन सब चीजों पर, जैसे धर्मावलंबी धर्माचार्य हैं, उनसे भी इन सारी चीजों पर बात की जाती है। उसके बाद जाकर के एक विशेष मसौदा तैयार होता है और तब जाकर के इस तरीके का कोई कानून सामने आता है। तो अब अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कैसे होगा। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो इतना हम ये नहीं कह सकते कि अभी कल ही बनेगा या कल ही लागू होगा, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो ये संभव है। तिवारी जी, मतीन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको नहीं मानता क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाएंगे तो किसी एक समुदाय के खिलाफ होगा ये? मैं ये तो व्यक्तिगत धारणा है कि किसी धर्म के खिलाफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों धर्म के खिलाफ होगा? अच्छा, एक चीज आप हमको ये बताइए कि अवशोषण, अगर किसी का भी शोषण अगर हो रहा है, वो चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, तो वो शोषण बंद होना चाहिए। हाँ। अगर किसी तरीके से की असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, तो वो असमानताएं और विभिन्न, देखिए एक बहुत जो है इसमें मुद्दा ऐसा आता है कि ये अगर हम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगर हम देखते हैं तो जो मानव के मानवाधिकार हैं, वो हमारे जो मूल अधिकार हैं, वो उससे हम वंचित रह जाते हैं। कई बार देखिए आप, महिलाओं के जो अगर विशेष हम बात करें, हमारे समाधि जो आबादी है हमारी, तो उनको देखिए कि समानता का अधिकार कहाँ मिलता है। अगर हम बात करें लॉ बोर्ड की, पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो समानता का अधिकार कहाँ मिलता है हिंदू महिलाओं को या मुस्लिम महिलाओं को? तो अगर इस तरीके का कोई एक समान कानून होगा जिसमें उनको समानता का अधिकार दे, तो ये बुराई इसमें का क्या है? नहीं, वो ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात भी करा देती हूं, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही देश में इतने सारे, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लेकिन उसकी भी कई शाखाएं हैं। यहां अलग रीति रिवाज हैं, वहां अलग रीति रिवाज हैं, कैसे एक साथ लाएंगे सर? बड़ा मुश्किल है कि आप सबको समझाएं, एक ही साथ लेकर आएं। आप एक दायरा तय कर लेंगे कि चलिए एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते, लोग मान लेंगे, लेकिन एक ही तरीके से शादी करेंगे। हिंदू भी जाएगा कोर्ट में, जाएगा वहां शादी कर लेगा, मुस्लिम जाएगा वहां शादी कर लेगा, ईसाई जाएगा वहां शादी कर लेगा। ये पॉसिबल लगता है सर? इसी का निवारण करने के लिए तो अलग अलग सभी को अलाउ कर दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बना लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है चीजें। जी समस्याएं तो हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि समस्याएं नहीं हैं या इतनी आसानी से इनको एकीकृत किया जा सकता है। हाँ। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें कॉमन है, चाहे हिंदू की बात करें चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें। विवाह है, विवाह के कुछ नियम हैं, उन नियमों को जो है आप करके और इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप उसके वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। तलाक की जो मुश्किल है, लौट रहे हैं आपके सामने। मतीन साहब, आपने सुन लिया होगा, जरूरत है, जरूरत इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट है, कई जगहों पर इतने सारे मामले पेंडिंग है। इस वक्त जरूरत है, एक शादी मसला नहीं हो सकता सर। कई जगहों पर महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, कई जगहों पर बेटियों को उनका अधिकार नहीं मिलता, उसके लिए तो जरूरी है ना सर? ये बिल्कुल जरूरी है। बात समझ लीजिए, यहाँ देश में 167 पर्सनल लॉज हैं। अभी मैंने कहा कि दिल्ली से हरियाणा मिला हुआ है, हरियाणा से राजस्थान है। इन जगहों पर क्या सिस्टम है मालूम है? अगर एक शादी हुई और उनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो उसके जो सगे रिलेशन के लोग हैं वो उस औरत के साथ रह सकते हैं और उस जो बच्चा होगा उसको उसी बाप का नाम दिया जाएगा। ये भारत का पर्सनल लॉ है। मरीन साहब, एक फाइनल रिएक्शन दे दीजिए, खत्म करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये बताइए, अगर सरकार कहती है एक टेबल पर आकर बातचीत कीजिए, हल निकालिए, तो किस तरीके से बातचीत हो पाएगी? क्योंकि वो धर्म गुरुओं से बातचीत निश्चित तौर पर करेगी, तभी कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है। तब कैसे बात होगी? पर्सनल लॉज है, उन सबको एक जगह बिठाइए और बैठ कर बात कराइए। कभी किया इस तरह से?
हाँ। बेसिकली ये काम है, ये हिटलर शाही सरकार है, हिटलर शाही नाजी के तर्ज पर ये काम कर रहे हैं कि साहब मैं पूर्ण बहुमत की सरकार हूँ, मैं किसी पर्सनल लॉ को नहीं मानूंगा, मैं किसी भी भारत में रहने वाले लोगों के। आजाद साहब जरा जवाब दे दीजिए मतीन साहब की बात का, और जरा एक बार फिर से आप फाइनल रिएक्शन दीजिए, समझा दीजिए कि जब इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, क्या जिस तरीके से मतीन साहब कह रहे हैं कि एक ही समुदाय को टारगेट करने के लिए सब किया जा रहा है? नहीं, एक समुदाय को टारगेट। मतीन साहब थोड़ा चुप रहिए, अब आप चुप हो जाइए, आपकी बात समझ गया मैं। मतीन साहब सुन लीजिए। आप दूसरे की बात देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैंने छोटा सा उदाहरण दिया कि अभी लाउड स्पीकर के शोर को लेकर जब कानून बनाया गया, जब इसको पालन किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो बहुत सी आवाजें उठी, लेकिन आप देखिए कि खुद लोगों ने अपने ही हाथों से वॉल्यूम कम कर दिया, जो उनका मानक था सुप्रीम कोर्ट का, उससे भी कम कर दिया। बहुत से धर्मों के हर जगह धार्मिक स्थल पे माइक लगे होते हैं, सभी पूजा अर्चना करते, सभी आदान करते, सभी आरती करते, सभी गिरजाघर में वो कीर्तन करते, लेकिन जब उनकी समझ में आया कि ये जनता के हित की बात है, तो उन लोगों ने खुद बढ़ चढ़ कर, और जब सर तो कहने से पहले बातचीत करनी है ना सर, जैसा मतीन साहब कह रहे हैं, जरूरी है कि विश्वास में सबको लीजिए और उसके बाद कोई चीज बात हो, वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त देश में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाया जाता है तो लागू कैसे किया जाएगा, वो भी एक ऐसे देश में जहां कोई एक धर्म नहीं बल्कि अनेकों धर्म रहते हैं, और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। लेकिन इस खूबसूरती को आगे कैसे ले जाया जाए?